Hello friends, good afternoon everyone. So I welcome all of you in this video series of Smart Abacus Center and Coaching. So friends, please don't forget to like and subscribe my channel and click on the bell icon to get regular updates about my video. So फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो है नेट प्रिपरेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि आपको नेट की तैयारी कैसे करनी है, हाउ यू हैव टू फॉलो द टाइम टेबल। और आज हम देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, जैसा कि हमने कहा कि हम उसका पार्ट 2 बनाएंगे। जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है उसके हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स करेंगे इस वीडियो में, जो आपको जानने बहुत ज़रूरी है, उनकी मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है, सो दैट उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आई वेलकम यू ऑल इन द पार्ट 2 ऑफ नीट प्रिपरेशन 2022। In this video we are going to learn about the living world important terms to know. So let's get to the PowerPoint. हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि हमने बताया कि हम पार्ट 2 में पहुंच चुके हैं। लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, जो आपका 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है। आई होप फ्रेंड्स आपने मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर दिया होगा, जैसा कि हमने लास्ट टाइम कहा था। फॉर होप यू हैव स्टार्टेड रीडिंग द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। आज अगर आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ ली है तो हम उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर ध्यान देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि उनके मीनिंग क्या है। और अगर आपको उनका मीनिंग पता है तो आप उसके बेसिक्स को जानेंगे तो आप एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए। सो लेट्स गो टू द इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। ये पावर पॉइंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल गेट दिस पावर पॉइंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड डाउनलोड दिस पावर पॉइंट। हम यहाँ से शुरू करते हैं। And if you have any query, my number is given in the box. You can call me anytime, you can mail me anytime, you can ask me about the notes, about any doubt, anything. We can fix up the Zoom meeting to clear your doubts. Everything is available. And if you like this video, you can take my paid subscription of other chapters also. In that I will give you more extra knowledge, deep knowledge about all the chapters. बायोलॉजी के ईच एंड एवरी टर्म्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कवर्ड। सो फर्स्ट point is diversity. What is diversity? What do you mean by the term diversity? Actually, the term diversity means whatever you are seeing around yourself. आप आपके आसपास में जो भी देख रहे हैं, जो अलग अलग तरह की चीज़ें देख रहे हैं। अगर आपके पास में घर में बहुत सारी साड़ियाँ अवेलेबल है तो उन साड़ियों में भी बहुत सारे बहुत सारी वैरायटीज़ है। बांधनी है, कॉटन है, बेंगलुरु कॉटन है, मैंगलोर कॉटन है, एक्स है, वाई है, जेड है। सो दिस इज ऑल इज द डाइवर्सिटी, वैरायटी इन द साड़ीज़। ऐसी ही डाइवर्सिटी हमको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी देखने मिलती। देर आर नंबर ऑफ, जितनी वैरायटी साड़ियों में प्रेजेंट नहीं है उससे ज़्यादा वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है फ्रेंड। सो यू कैन सी अराउंड योर सेल्फ कि आप देखेंगे कि कितने सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म, अगर आप अपने आसपास के 1 किलोमीटर एरिया में ही अगर आप अपनी नज़र घुमाएंगे तो यू कैन सी देर आर नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट हैबिटेट्स आर प्रेजेंट अराउंड यू। तो दिस इज वॉट वी कॉल्ड एज डाइवर्सिटी। Let's look at the actual definition. The practice or quality of including or involving people from a range of different social and ethnic background and of different genders, sexual orientations and etc. So what is diversity? It is practice of doing, practice or quality of including all the peoples. जैसे हमारे our earth is very diverse in nature.
यहाँ पे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ओशंस में एनिमल्स हैं. सो दिस इज व्हाट इज डाइवर्सिटी. व्हाट इज बायोलॉजी? When we study this diversity in detail, when we study the living organisms, their body function, their structure, their cell, everything in detail, this is called as biology. Bio means living organism, logy means study. Who was Ernst Mayr? Ernst Mayr was the first scientist to give the definition of biological species. He has given the definition of biological species. उसने ये बताया कि how you should give the names to the species. So he has given the definition of biological species. Common feature of living and non-living object. Can anyone tell me what is the common feature of living and non-living object? They all are made up of atoms. Even the human body is made up of atom. What is the basic chemical compound present in human body? Carbon, hydrogen, oxygen. Even your skin is made up of carbon, hydrogen, oxygen, blah 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 things. So ये सारी चीज़ों का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? एटम. So it is atomic level of organization. What are the characteristics of living organism? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जैसा कि हमने 9th तक पढ़ा था, 10th तक पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेसिक कैरेक्टर्स हैं रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मूवमेंट, स्टिमुलाई, ब्रीदिंग, सर्कुलेशंस. ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो व्हाट इज़ द एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी ने के टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है स्टिमुलाई, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म. ये उसके 3 परफेक्ट कैरेक्टर्स हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देते हैं एंड नेवर और कहीं पे भी आपको वो कैरेक्टरिस्टिक देखने नहीं मिलेंगे एज पर योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक and as per the if you say actual definition of living organism, then these are the defining characteristics of living organism. They show metabolism, they show movement, they show consciousness. ये सारे उनके क्या है? defining characteristics है. What is the difference between growth of living organism and non-living object? नाउ यू विल से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में तो ग्रोथ होता ही नहीं है. क्यों भाई नहीं होता है? आपने 100 साल पहले एक पत्थर देखा था, आपने नहीं देखा था, किसी और ने देखा था. वो एक पत्थर था, आज वहाँ पर एक बहुत बड़ा माउंटेन खड़ा हो गया, तो वो तो ग्रो हुआ ना. इट हैज़ ग्रोन. सो हाउ इट हैज़ ग्रोन? जो नॉन लिविंग का ग्रोथ होता है इट इज़ वाया एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, मतलब वो सारे मटेरियल्स को जमा करता है. वाइल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है इट इज़ बाय सेल डिवीजन. वहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है? सेल डिवीजन होता है. सो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. Reproduction. So what is reproduction? It is very easy. Living thing reproduce either sexually or asexually to produce offspring of their own kind. Very easy. Then regeneration. It is the natural process of replacing or restoring damaged or missing cells, tissues, organs and entire body parts to full function in plants and animals. For example, हमको कभी कोई चोट लग गई, स्किन पे बहुत दाग पड़ गए. आफ्टर सम टाइम व्हेन यू सी वो दाग अपने आप गायब हो जाता है. हाउ? वहाँ की स्किन तो चली गई थी, वो कहाँ से आई? सो इट हैज़ रीजनरेटेड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन. द प्रॉपर्टी ऑफ रीजनरेशन वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा प्लांट. And if you see this property, you can see this property in earthworm also. अगर आप अर्थवर्म को बीच में से काट देते हैं तो भी वो जिंदा रहता है एंड ही कैन वॉक. सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रॉपर्टी ऑफ रीजनरेशन. इवन ह्यूमन बींग कैन ऑल्सो शो रीजनरेशन.
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब रीजनरेशन प्रॉपर्टी दिखाते हैं. टेल ऑफ छिपकली, टेल ऑफ लिजार्ड, एवरीवन नो, अगर वो एक बार टूट जाती है वो अपनी टेल को वापस रीजनरेट कर सकती है. These are few examples of regeneration. Why reproduction alone cannot be considered as criteria of living organism? क्यों हम रिप्रोडक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्राइटेरिया कंसिडर नहीं कर सकते? क्यों हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो ऑर्गेनिज्म लिविंग रिप्रोड्यूस करता है, अगर वो ऑब्जेक्ट रिप्रोड्यूस करता है तो वो लिविंग है? वाई? बिकॉज देर आर फ्यू एग्जाम्पल जो लिविंग है बट दे डू नॉट रिप्रोड्यूस. फॉर एग्जाम्पल वर्कर बीज, हनी बीज के वर्कर, ड्रोन, क्वीन बीज जो होते हैं उसमें से जो वर्कर बीज होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, राइट? दे डू नॉट रिप्रोड्यूस. म्यूल्स, some sterile couples, there are some females who females or some some couples who are not fertile, who cannot give birth to the child. It doesn't mean they are not living. So reproduction alone cannot be considered as criteria of living organism. What is metabolism? Metabolism is the process in which the complex material is converted into simpler one, right? When the complex material is converted into simpler one, there are number of reactions. There are number of reactions taking place inside our body. That same reactions can be carried out outside the body also, right? In the test tube. Now you will say कि if the reactions are carrying out in the test tube, is the test tube is living organism? No. But the system where the reactions are occurring, that system is called as living system. Wherever the reactions are occurring, the system is called as living system. If you have आपने पढ़ा नहीं होगा, और if you have heard about Miller, he was a scientist. उसने क्या किया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एंड ही हैज़ मेड द क्लाइमेट लाइकवाइज, कि जहाँ से उन्होंने ये बताया था अपने एक्सपेरिमेंट में कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म अर्थ पे कैसे जनरेट हुआ. So he has created a living system in the laboratory. So this all metabolism reaction, if you want to carry out in vitro, then you have to create the living system and living environment, and then you can carry out these reactions. So metabolism is a defining property of living organism. What can be the defining feature of life form? Stimuli. हम स्टिमुलस दिखाते हैं, राइट? इफ somebody is touching us, we show the stimulus. If somebody is गरम तवे पे हाथ लगा दिया, we take our hand. This is what stimulus. Metabolism, consciousness. The human being are most self-conscious living organism on the earth. We are very conscious about our growth. We are very conscious about our health, right? Why we are showing adaptations? Adaptations are seen only in living organism. Adaptations are seen only in plant, animals, human being, not in the non-living. For example, मैं एक लकड़ा लूँ और उसको पानी में डाल दूँ, तो वो लकड़ा क्या पानी में रहना सीख जाएगा? नहीं सीखेगा. आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम मंथ, आफ्टर सम ईयर, बहुत अच्छी क्वालिटी का लकड़ा है तो आफ्टर सम ईयर इट विल डीजनरेट. इट मीन्स वो लकड़े ने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया पानी में रहने के लिए. बट अगर उसकी जगह पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता तो वो ट्राई करता टू सस्टेन दैट एनवायरमेंट. Yes, he may be or he may not be successful, but अगर वो सक्सेसफुल हो गया होता तो he would have live, वो जी सकता था, right? For example, dinosaurs, you can say dinosaurs, and there are many organisms, those are extinct.
some because of human interference, and some because they were not able to adapt themselves in the changing climate. So this is what the consciousness. The human being are most self-conscious living organism on earth. That's why the population of human being is very large on the earth. Alert, adaptation, what's happening in surrounding, it's all consciousness. What do you mean by the term biodiversity? The number of living organisms known and described till date. 1.7 to 1.8 millions living organisms are described till date. Now, nomenclature. What is nomenclature? जब भी हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, नो कोई बच्चा पैदा होता है, तो व्हाट वी डू, नामकरण का एक मस्त अच्छा सा सेरेमनी रखते हैं. दैट इज नॉमेनक्लेचर. सो उसके लिए बहुत सारे रीति होते हैं, रिवाज होते हैं. वैसे ही हमारे बाय इन द टर्म, इन द साइंटिफिक टर्म, व्हेन जब कोई नया लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई नया लिविंग स्पीशीज आइडेंटिफाई होता है, तो उसको उसको भी एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी किया जाता है और उसको नाम दिया जाता है ऐसा जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो. This arrangement of naming anything which is accepted internationally is called as nomenclature. हम नामकरण की जो फंक्शन है वो क्यों रखते हैं? We give the name to child which is accepted throughout your community, right? और फिर उसका उसके बेसिस पे उसका आधार कार्ड बनेगा, उसका पासपोर्ट बनेगा. वैसे ही सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ होता है. Whenever you identify some new living organism, you identify, you study them, very systematically, and give them the name which is accepted internationally. Is called nomenclature. Identification. What is identification? To describe organism correctly. किसी भी organisms को correctly describe करना. कैसा दिखता है, कितने फीट का है, कितना कलर है, कैसे पैचेस है, सब कुछ, उसके बॉडी फंक्शन, उसका सेल स्ट्रक्चर, उसका मेटाबॉलिज्म, अगर इफ़ यू कैन डिस्क्राइब दैट, तो टू डिस्क्राइब दैट ऑर्गेनिज्म करेक्टली is called as identification. Why this identification is necessary? Why this identification is necessary? If you will not identify the living organism properly, what will happen? अगर आपने वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं किया तो आपने उसको वो नाम तो दे दिया, कुछ भी XYZ, एंड आफ्टर सम डेज यू फाइंड आउट कि अरे ऐसा ही एक और ऑर्गेनिज्म भी है जिसको ये नाम देना चाहिए था, तो द नेम्स विल क्लैश, राइट? So to identify the living organism correctly is very important. Next, there are certain organization which do this work. जैसे हमारे घर में हमारा नाम हमारे पेरेंट्स रखते हैं, हमारे दादा दादी रखते हैं, so they are the final authority. वैसे ही ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नाम देने की फाइनल अथॉरिटी है ICBN और ICZN के पास. व्हाट इज ICBN? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, जो प्लांट्स को नाम देती है, प्लांट्स को क्लासिफाई करके उनके नाम को एक्सेप्ट करती है. एंड व्हाट इज ICZN? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. राइट नाउ, what are the components of this biological name? Even there is some components in my name and your name. We will study this components of biological name and taxonomical categories with the help of my name and your name. Okay? So don't go at आप उसको religiously मत लेना. I'm giving you example. What is components of biological name? The investigative name has two segments, generic name and particular sobriquet. What is sobriquet? It is specific epithet. Specific epithet मतलब उसके जैसा और कोई नहीं हो सकता.
The specific epithet, now I am taking example of myself. My name is Shweta Brijlal Jain, right? Though my specific epithet is Shweta. Generic name is my father's name, that is Brijlal, right? Try to understand. So my name is Shweta, that is my specific epithet. And Brijlal is my father's name, that is generic name, right? We'll come to that point again. Just this arrangement of naming, which arrangement? The two segment, generic name and particular sobriquet. This arrangement is called binomial nomenclature. It was given by Carlos Linnaeus. Please remember the names of scientists and is utilized by scientists everywhere throughout the world. Example, Mangifera indica. So Mangifera is the genus, indica is the species. Homo sapiens, the human beings का हमारा जो scientific name है वो क्या है? Homo sapien. If somebody asks you what is your scientific name, you should say Homo sapiens. Homo is the genera, sapiens is the specific epithet. Now, what is species? It is the basic unit of classification. The individual from any animal groups are formally related, obtained from a typical ancestor, and can interbreed to create offspring that are themselves fertile and very lower level of category. So what is species? Species is the very low level of category in the classification, which is identified by studying their ancestors, by their related families, groups, right? And one species can interbreed with the other species, right? Which can reproduce, which is fertile. So, what is my name? This is Shweta, right? My name is Shweta. So, I am the species, right? Now I will marry with the person of the same taxa, so I can interbreed, right? So this is what your name, you will consider your name as species, which is the lower level of taxonomical category. Then genus is a gathering of related animal categories which have similar characters. तो जीनस इज द नेम ऑफ योर फादर. योर आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, राइट? दे ऑल आर different species. Your brother and sisters are different species, but they have common father, right? But they have common father. Genus can be common, which includes many species, right? So your father is your genus. From आपको आपके genes कहाँ से मिले? Mother और father से मिले, right? So your mother and fathers are your genus. What is family? Your whole family, which includes your father and your child, everyone. So family, it is gathering of related genera. Jain. My surname is Jain. So your surname is your family. My surname is Jain, right? So Jain, my cousins are also Jain. My kaka are also Jain. So we all are family. My father's brother is also family. But मेरे जो पापा के भाई हैं, उनके बच्चों का जीनस अलग है क्योंकि उनके पापा अलग हैं, राइट? जो मेरे चाचा हैं उनके बच्चों का जीनस अलग है, बट हम सब एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैन फैमिली. वी ऑल आर जैन फैमिली, राइट? सो आवर सरनेम इज जैन. नाउ व्हेन वी कम टू द ऑर्डर, the order incorporates a few related families. What does it mean? Few related families means your bhua, your mama, all have different surname. किसी की भुआ
सिसोदिया है, किसी की बुआ, किसी के मामा चौहान है, राइट? सो दे हैव डिफरेंट डिफरेंट सरनेम्स बट दे ऑल आर ए फैमिली. सो दिस इज व्हाट ऑर्डर. जैसे आपकी मम्मी का शादी के पहले कोई और सरनेम था, राइट? बट जब उनकी शादी हुई आपकी फैमिली में तो उनका सरनेम अलग हो गया, बट यू आर रिलेटेड विथ योर मदर्स फैमिली, तो ये क्या है? ऑर्डर है. Your cousins, all your cousins are related. They have different families but the same order. Class. Several orders that are related to each other are incorporated into a class like Samaj. When we go in the get together of our community, what we get? Many different surnames, but we all are one community, Digambar Jain. But we all are one community, Shwetambar Jain. Likewise ऐसे बहुत सारी communities में होता है. So that is your class, Samaj. Now what is phylum? Division in plants and phylum in animals incorporates related classes. अब दिगंबर, श्वेतांबर, ये सब किस में आ गए? एक रिलीजन में आ गए, जैनिज्म. ये सब क्या आ गए? एक रिलीजन में आ गए. They all came into one religion, that is Jainism. They all came into one religion, that is Jainism, right? And then kingdom, all Jains are included in one country, India. So India is a kingdom जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, whatever. So they all are in the country, kingdom. And what is taxa? All are human. So human being is a taxa. Hope you understand it very well. Now, what is classification? It is the process of assigning creatures in particular groups or classes, taking into account some defined characters. These classes are called taxa. When this all species, then genus, then family, then order, then class, then phylum, then kingdom. These are 7 taxa of classification. What is taxonomy? To arrange all the living organism in the specific taxa is called taxonomy. It is the investigation of identification, nomenclature and arrangement life forms. उसको सबको एक प्रॉपर टैक्सा में अरेंज करना है. इट इज़ वॉल्ड taxonomy to classify them. Simplification of the study of living organism has been carried out by taxonomy. Why it is necessary to classify all the living organism? क्या फ़ायदा है इन सबको classify करके? It makes your study very easy. अगर ये सारे organisms को classify नहीं किया होता तो you would have not able to identify the difference between the cat and dog. क्या आपको पता चलता कि लायन, टाइगर, दे ऑल बिलोंग्स टू द सेम फैमिली? नो. एंड देन अगर हमको एक सेम चीज़ पता चल जाती है तो उसके ऊपर स्टडी करना बहुत ईजी होता है. एंड व्हाट इज़ बायोलॉजी? द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो अगर हम उनको पहले क्लासीफाई कर दें, कोई भी चीज़ को जब हम एक सिस्टमैटिक तरीके से लगा देते हैं, अरेंज कर देते हैं, तो उसको स्टडी करना बहुत ईजी हो जाता है. That's what the need of classification. Taxonomy. Basis of modern taxonomic study. What are the basis of modern taxonomic study? External and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organism. What is ecological information? कहाँ है, कैसे आया है, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या है, उसके अंदर सेल्स कौन से हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करता है. दिस ऑल विल कम इन द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज. व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? व्हेन वी स्टडी दिस ऑर्गेनिज्म विथ इवोल्यूशनरी करस्पॉन्डेंस, जब हम उनकी फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करते हैं
कि ये इसके अंदर कौन से जीन है, कहाँ से आया है, इवॉल्व हुआ है, देन इट इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक्स, which is more systematic study. Systema Nature was a book written by Carlos Linnaeus. It is a book written by Carlos Linnaeus, and उसमें सारे classification दिए हुए हैं, how you have to go, systematically, how you have to classify सारे rules and everything is given in the Systema Nature, which is written by Carlos Linnaeus. Taxonomic categories. Characterization of organism includes a succession of plan of taxa in decreasing order. Species से शुरू करेंगे, kingdom पे ख़त्म करेंगे, हर characters को हम define करेंगे, जहाँ पर अलग character दिखा उसको अलग taxa में डाल दिया, similar character है तब तक उसको same में डालो, जहाँ पर अलग दिखा different taxa. This is known as taxonomic hierarchy or linear progressive system. Because this taxonomy was given by Carlos Linnaeus, so it is also called as linear progressive system. What are the rules of nomenclature? Each biological name has two words: generic name, species name. The generic name, the species, the expression of the name ought to be independently under when you are writing them by hand. So the genus and species both to be underlined separately. And if you are printing, then both to be italic. उसको italic में लिखना है आपको. Now, the generic name ought to be begin with a capital letter. Mangifera indica, M capital. Species small, indica, I small. The names if printed then Latinized. Name of the writer, अगर कोई writer पता है किसने उसको classify किया, you can write it after the name, generic and species name. So it is Homo sapiens lin, means it was classified by Carlos Linnaeus. These are the some examples: man, housefly, mango, wheat. इसके अलावा आपको टाइगर का क्लासिफिकेशन, एटलीस्ट उसका बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, इतना पता होना चाहिए. लायन, रैट और पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, इसके नाम आपको पता होने चाहिए बिकॉज दिस स्पीशीज आर मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी बुक. सो यू शुड नो द नेम ऑफ मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो, व्हीट, टोमेटो, पोटैटो, टाइगर, लायन, रैट. ये चीज़ें के बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली आपको पता होने चाहिए. व्हाट आर टैक्सोनॉमिकल एड्स? कोई भी चीज़ जब हमको यूज़ होती है कोई काम करने में, तो देन वी कॉल्ड इट एज एड्स. जैसे टैक्सोनॉमी स्टडी करने में हम जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स. दिस टैक्सोनॉमिकल एड्स आर zoological park, museum, keys, botanical garden, herbariums. Scientists have created numerous strategies and procedures that assisted in taxonomical study. If suppose you and me are interested to do the taxonomical study, we don't have to go to the jungle, forest में जाने की ज़रूरत नहीं. You can go to the zoological park, museum, botanical gardens, and you can do your study there because they have arranged all the things systematically. They have preserved all the things very systematically, and you will get various data on this organisms. So these are the taxonomical aid. They will guide you. These are the system and strategies used to store and safeguard information and additionally samples of different plants and animals. This help in identification, naming and grouping of organisms. Various illustrations of taxonomical aids include zoological park, museum. Now we will study this taxonomical aids. What is herbarium? When you gather some plant sample, कहीं पे जा रहे हो और आपको कोई नया प्लांट मिल गया, आपको ऐसा लगता है कि ये प्लांट मैंने पहली बार देखा है,
what you have to do, collect that plant, dry it properly, उसका हर्बेरियम बनाओ, उसके फ्लावर्स, उसके प्लांट, उसके लीफ, उसके स्टेम, उसका रूट, each and every part you have to dry properly, and you can stick it to the herbarium sheet, and you can preserve it with the help of some chemical, फॉर्मेलिन, ऐसे केमिकल से आप उसको सेव कीजिए. देन यू राइट डाउन द डेटा वेयर यू हैव कलेक्टेड, एट व्हाट टाइम यू हैव कलेक्टेड, उसके कैसे कैरेक्टर्स थे, उस सब के बारे में लिखिए. देन यू कैन सेंड इट टू सम बोटानिकल और गवर्नमेंट अथोराइज बोटानिकल ऑर्गेनाइजेशन. They will give you authority, and they will classify it for you, and they will give it back to you. This is what herbarium. There are Botanical Research Institute in Lucknow. They preserve many herbariums. So after herbarium we move to botanical gardens. Botanical gardens वो place होते हैं जहाँ पर endangered और extinct species को store किया जाता है with their family names and with their family names and with their scientific name and all. तो so that उनको जब भी हमको ज़रूरत पड़े हम उनके seeds and हम उनके सीड्स लेकर उनको ग्रो कर सके. एंड वे मोस्ट प्रोबेबली बोटानिकल गार्डन्स में मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो होते हैं. इन इंडियन बोटानिकल गार्डन, वेदर यू हैव विजिटेड सम बोटानिकल गार्डन्स, अगर आपने देखेंगे तो इंडिया के बहुत फेमस बोटानिकल गार्डन है कोलकाता का इंडियन बोटानिकल गार्डन. रॉयल बोटानिकल गार्डन ऑफ लंदन इज़ वेरी फेमस, एंड नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ. मैंने इस PDF में थोड़े बहुत बोटानिकल गार्डन्स के नेम दिए हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट दिस. म्यूज़ियम क्या होता है, जहाँ पर हम सारे सैम्पल्स को ड्राई करके रखते हैं. जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको, उनके रिमेनेंट्स को हम स्टोर करते हैं. दिस रिमेनेंट्स आर स्टोर्ड इन फॉर्मेलिन. इट्स फ्रिक्वेंटली एज एन एक्यूमुलेशन ऑफ स्केलेटन एंड ऑल. जैसे आप गुजरात में देखेंगे तो इंद्रोड़ा नेचर पार्क में डायनासोर्स के स्केलेटन्स को स्टोर किया गया है. सो राइट, तो दिस इज़ ऑल इज़ अबाउट म्यूज़ियम. म्यूज़ियम में ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड दे ऑल आर रियली एग्जिस्टेड. वो किसी का मतलब वो आपके मतलब किसी की कॉपी नहीं होंगे. दे ऑल आर लिविंग, और उस हिसाब से उसको रखा जाता है. जूलॉजिकल पार्क एवरीबडी नोज, हम सब जाते हैं. बचपन में हम सब गए थे भाईखला रानी पार्क, रानी भाईखला के जूलॉजिकल पार्क में. इफ़ यू आर फ्रॉम मुंबई, एंड अगर आप कहीं पर भी रह रहे हो तो हर एक स्टेट में एक जूलॉजिकल पार्क तो होता ही है बच्चों के लिए. सो दैट जूलॉजिकल पार्क में आप क्या कर सकते हो, एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हो कि हाउ दे बिहेव, उनको उनके फूड हैबिटेट्स क्या है. अगर कोई एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहा है तो उनको ब्रीड कर सकते हैं. तो जूलॉजिकल पार्क हमको ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. आफ्टरवर्ड्स कीज़ आर नथिंग बट दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़. जिसको हम एक साथ लाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कपलेट, और उसको हम स्टोर करते हैं मोनोग्राफ्स, मतलब इन द फॉर्म ऑफ मोनोग्राफ. मोनोग्राफ क्या करता है, आपको एक स्पीशीज़ की पूरी डिटेल देता है विद हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन. पॉइंट बाय पॉइंट ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन द की. What is the role of zoological park in wildlife conservation? The regular zoo movement in India began in year 1885. The first zoo was established in Chennai. Please remember this all the things. In the zoological park, animals enjoy protection, fine sunshine. This is all I have discussed previously. So this is how we have completed our NEET chapter 1 important botanical biological terms. अब इसके बाद हम बढ़ेंगे NCERT के चैप्टर डिस्कशन पे कि आपको उसमें से क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है. उसके बाद उसके साथ ही आपका नीट का चैप्टर 1 क्लास 11 कंप्लीट हो जाता है. एंड सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर, and please don't forget to like and subscribe my channel, and we will get back to you with the third part of this video, which is on the NCERT textbook कि उसमें से आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं. and we will solve some MCQs which are very important जो previous years में पूछे भी गए हैं.
सो फिर मिलते हैं थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्मार्ट अबाकस सेंटर एंड कोचिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।